गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन ओम क्लासेस चैनल। दोस्तों, ओम क्लासेस चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिवास के बारे में। अधिवास को दूसरे शब्दों में हम बस्ती भी कहते हैं। मानव अपने रहने के लिए और वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए, संपत्तियों की रक्षा करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करता है, जिसे अधिवास कहा जाता है। और अधिवास की मूलभूत इकाई जो होती है वो क्या होती है? घर, आश्रय, आवास, इन शब्दों के नाम से जानते हैं। तो हम चलते हैं, यहां पर पढ़ते हैं अधिवास के बारे में। अधिवास यानी बस्ती, इसी को सेटलमेंट्स भी कहते हैं। तो अधिवास, अगर हम समाजशास्त्री विडॉल्डी लावलास के अनुसार से देखें तो इन्होंने कहा है कि मानव रहने के लिए और वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए, संपत्तियों को रखने के लिए जिस विशेष संरचना का निर्माण करता है उसे ही अधिवास कहा जाता है। तो अधिवास दो प्रकार के होते हैं, वो भी निवास के आधार पर अगर पूछा जाता है तो दो प्रकार के आपको बताना है। तो निवास के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अस्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास, इसमें मानव भोजन का संग्रहण करने के लिए, वस्तुओं को संग्रहण करने के लिए आखेट करने जंगल में जाता है। कुछ दिनों वहां पर उसको अस्थायी रूप से रहना पड़ता है। ऐसे आवास को अस्थायी अधिवास कहा जाता है। इसमें आखेट अगर करना आ गया, भोजन का संग्रहण करना आ गया, तो इसमें मानव को जिस प्रकार की अधिवास की जरूरत पड़ती है उसे अस्थायी अधिवास कहा जाता है। दूसरा अगर यहां पर देखें, स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास, जब मानव पशुपालन करने लगा, कृषि करने लगा, अर्थात प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न हो गया, तब उसे स्थायी रूप से जीवन जीना पड़ा और इसी प्रकार के अधिवास को हम लोग स्थायी अधिवास कहते हैं। इसमें आता है कृषि, पशुपालन, डॉट डॉट, प्राथमिक क्षेत्र के में जुड़े संलग्न होते हैं जब मानव, तो उनको अस्थायी अधिवास कहा जाता है। ये बताया गया आपको निवास के आधार पर। किसके आधार पर बताया गया? निवास के आधार पर। अब यहां पर कृषि को थोड़ा सा हम कृषि संबंधित फाइट कुछ पढ़ लेते हैं। कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का विषय है और ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है क्या? कृषि है। भारत वैसे भी प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान देश रहा है। भारत क्या है? भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है। कैसे? क्योंकि जब स्वतंत्रता के समय ही देख लें या स्वतंत्रता के बाद ही देख लें, तब मानव जो है 1951 में 69.7% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न थी। कृषि क्षेत्र में संलग्न थी और जीडीपी में जो योगदान था इस समय 1951 में ही वह 52% था। कितना परसेंट था? 52% था। और वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में जो जनसंख्या है, वर्तमान में जनसंख्या 54.6% यानी 55% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। कृषि क्षेत्र में संलग्न है। और जीडीपी में योगदान, वर्तमान में देखा जाए जीडीपी में योगदान जो है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 17% का है कृषि क्षेत्र में।
जबकि सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का होता है अर्थव्यवस्था में, वो भी सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का विषय होता है। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा, और कभी कभी 2001 के अनुसार पूछ लेता है। 2001 में जो जनसंख्या थी वहां 53% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न थी। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में संलग्न थी। जबकि वर्तमान में जनसंख्या 54.6% कृषि क्षेत्र में संलग्न है। देखा जाए इस प्रकार से तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भारत में क्षेत्र कौन सा है? वो कृषि क्षेत्र है। कौन सा है? कृषि क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से देखा जाए, यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो रोजगार जो है कृषि क्षेत्र में 60%, यानी जो कृषक हैं और जो श्रमिक हैं। कृषि के क्षेत्र में रोजगार कितने परसेंट है? 60%। यानी सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र है, और इसमें 60% जनसंख्या संलग्न है, कृषि क्षेत्र में संलग्न है। तो दोस्तों यहां पर हम कहीं आपसे कहीं एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि इसके बाद हम आगे आपको इसके विषय में कुछ और चीजें बताएं। प्राथमिक क्षेत्र के कुछ अन्य विषय को भी हम यहां पर देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो है ये प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है। जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गई, मत्स्य पालन हो गया, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में है। इसी कारण से मानव को स्थायी जीवन जीना पड़ा, यानी स्थायी अधिवास का निर्माण हुआ। द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में आपका निर्माण, विनिर्माण, यानी कारखाने यानी उद्योग धंधे इसके अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र में आपका परिवहन हो गया, किसी प्रकार का भी यानी यातायात, चिकित्सा हो गया, मनोरंजन हो गया आदि, यानी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और सर्वाधिक भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है, लेकिन पिछले इस 2 सत्र से इसमें गिरावट आ गई है कोविड की वजह से। तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला अगर क्षेत्र पूछा जाए तो कौन सा? आपका प्राथमिक क्षेत्र। एक बात यहां पे ध्यान देंगे, जब स्वतंत्रता यानी भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्रता के समय सर्वाधिक रोजगार भी देने वाला क्षेत्र, सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र व अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र जो दोनों था वह कृषि क्षेत्र ही था। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में रोजगार के मामले में देखा जाए कृषि क्षेत्र ही है, यानी प्राथमिक क्षेत्र। और अर्थव्यवस्था के योगदान में देखा जाए अर्थव्यवस्था के योगदान में तो आपका
सेवा क्षेत्र है। जबकि स्वतंत्रता के समय रोजगार देने वाला क्षेत्र भी और अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान दोनों का किसका था? कृषि क्षेत्र का ही था। और रोजगार, वर्तमान में रोजगार के मामले में कृषि क्षेत्र सर्वाधिक है और अर्थव्यवस्था के योगदान में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है यहां पर। तो ये निवास के आधार पर हम लोगों ने यहां पर पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक दशाओं के आधार पर, यानी कार्य के आधारों पर देखेंगे अधिवास के प्रकार। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे निवास के आधार पर अधिवास को। अब हम पढ़ेंगे आधारभूत कार्यों के आधार पर व प्राकृतिक दशाओं के आधार पर अधिवास को। तो हेडिंग डालेंगे आधारभूत कार्यों के आधार पर व प्राकृतिक दशाओं के आधार पर। आधार पर तो इसका तात्पर्य यहां पर यह है कि जब धीरे धीरे विकास हुआ, विकास का तात्पर्य यहां पर हम समझते हैं जब हम प्राथमिक क्षेत्र से बढ़कर द्वितीयक क्षेत्र की तरफ हम बढ़ते हैं तो समझते हैं कि देश में क्या है, विकास हो रहा है। अर्थात जब प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में जीडीपी का मान घटता चला जाए और द्वितीयक क्षेत्र में जीडीपी का मान बढ़ता चला जाता है तो वह देश जो होता है विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे कि हम कहें कि जैसे विकसित देश हैं उनकी जीडीपी जो है कृषि के क्षेत्र में कितना है? 5% नियर अबाउट में, और भारत में जीडीपी जो है कितना है? 17% है। और पहले कितना था जीडीपी में? 1951 के आसपास जीडीपी में कृषि के क्षेत्र में योगदान था 52% था। इसका तात्पर्य है जीडीपी जब गिरी भारत की कृषि के क्षेत्र में तो इसका मतलब है कि भारत कृषि क्षेत्र से थोड़ा उठ रहा है, यानी अब धीरे धीरे क्या है, उद्योग धंधों का विकास यानी द्वितीय क्षेत्रों का विकास यहां पर हो रहा है। और जहां पर द्वितीय क्षेत्रों का विकास होता है, जीडीपी में योगदान ज्यादा होता है और प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का कम होता है, वहां पर समझ लेते देश विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। तो आते हैं यहां पर आधारभूत कार्यों के आधार पर और प्राकृतिक दशाओं के आधार पर अधिवास को पढ़ते हैं। तो मानो यहाँ पे पशुपालन व कृषि पालन यानी प्राथमिक क्षेत्र से में कम संलग्न होकर के वो द्वितीय क्षेत्र की तरफ बढ़ा क्योंकि उसको आय की आवश्यकता तेजी से पड़ने लगी। तो आधारभूत कार्यों के आधार पर दो प्रकार के बांटे गए, एक ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास में हम लोग जानते हैं कि जब प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होता है मानव तो उसे ग्रामीण अधिवास की आवश्यकता पड़ती है, और नगरीय अधिवास की आवश्यकता तब पड़ती है जब मानव यानी आय के लिए, आय में वृद्धि के लिए उद्योग धंधों में वो कार्यरत हो जाता है तो नगरीय अधिवास की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात क्षेत्र को बड़ा आकार देना पड़ता है और वहां पर सुख सुविधाएं जैसी चीजें मुहैया करानी पड़ती है। तो ऐसा क्या है, वो नगरीय अधिवास है। तो हम ग्रामीण अधिवास के विषय में पढ़ते हैं यहां पर, क्योंकि अधिवास की जो इकाई है छोटी सी बड़ी सी इकाई तक उसको भी हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे छोटी इकाई अधिवास की वो है पुरवा। क्या है? पुरवा। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, पल्ली, पान्ना, नगला, ढाणी, निसदा और हैमलेट भी कहते हैं। तो क्या कहा गया इसको? पुरवा, पल्ली या इसको पाली, पान्ना, नगला, ढाणी
निस्दा, हैमलेट इंग्लिश में कहा जाता है। और यह क्या है? गांव का अखंडित भाग होता है। अखंडित भाग गांव का जो है सबसे छोटा भाग भी कह सकते हैं। गांव का सबसे छोटा भाग, गांव का सबसे छोटा स्वरूप जो है वो क्या है? पूर्वा कहलाता है। यह पूर्वा का निर्माण कैसे होता है? जैसे किसी गांव में कुछ लोग जो होते हैं, जात समुदाय के लोग, वह मानव भेदभाव के अनुसार से, यानी जातिवाद के अनुसार से वह बाहर निकल के रहने लगते हैं। यानी लगभग 4 से लगभग 12 घर के आसपास होते हैं और दूर पर होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है। जैसे कि कोई अपने खेत में जाके यहां पर बस गया, दूसरा व्यक्ति का खेत है वहां पर बस गया, यानी दूर दूर पर घर होते हैं, 4 से 10-12 घर के आसपास में घरों का समूह होता है, उसे हम पूर्वा कहते हैं। वैसे भी अधिवास क्या है? घरों का समूह है। तो पूर्वा के बाद देखें तो दूसरा आता है, पूर्वा से बनता है क्या? गांव। क्या बनता है? गांव। तो गांव में हम जानते हैं यहां पर लोग प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होते हैं। जनसंख्या के आधार पर गांव की परिभाषा समाजशास्त्रियों ने नहीं बताई है, इतना बताया है कि प्राथमिक क्षेत्र में यदि वहां के मानव संलग्न हैं तो उसे गांव घोषित किया जाता है। क्या कहा जाता है? गांव कहा जाता है। तीसरे नंबर पे अगर देखें तो बढ़ते हुए क्रम में कस्बा आता है। क्या आता है? कस्बा, जिसको टाउन बोलते हैं। टाउन की विशेषता बताई गई है। कस्बा कब हम कहेंगे? क्योंकि ये गांव का ही जो विकसित रूप होता है वही कस्बा कहलाता है। इसमें होता क्या है? इसमें पहली बात तो 75% जनसंख्या जो हो जाए वो गैर प्राथमिक क्षेत्र में, गैर प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन कार्यों में संलग्न ना हो। 75% जनसंख्या है जो वो गैर प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न हो। दूसरा क्या है? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर रह रहे हैं और साथ में वहां पर नगर पालिका जैसे संस्थान हो, तो उसे समाजशास्त्री क्या कहते हैं? कस्बे का स्वरूप देते हैं। क्योंकि यह गांव से विकसित होता है और नगर से थोड़ा कम विकसित होता है, अर्थात गांव से ऊपर होता है, नहीं वहां पर जनसंख्या होती है, उद्योग धंधे, कुछ ना कुछ थोड़ी अन्य कामों में लोग मानो यहां पर अपना जीवन यापन करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? कस्बा कहते हैं। तो पहले यहां पे क्या बताया गया? 75% जनसंख्या गैर प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न हो, यानी पशुपालन कृषि पालन में ना हो, और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वास कर रहे हो और वहां पर नगर पालिका जैसे संस्थान हो, और नगर पालिका संस्थान हो। यह संख्या 5000 से ऊपर बताई गई है। जनसंख्या 5000 से ऊपर। सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही हम अधिवासों को नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि 5000 से ज्यादा भी होते हैं, उनको गांव ही कहा जाता है। कस्बा तभी कहलाएगा जब वहां की जनसंख्या 75% जनसंख्या गैर प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न हो, दूसरे क्षेत्रों में वो संलग्न हो, और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में आते हो, नगर पालिका संस्थान हो और 5000 से ऊपर हो, तब उसको हम लोग यानी समाजशास्त्री जो हैं कस्बे का स्वरूप देते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं नगर। नगर यानी सिटी। यहां पर भी देखें तो नगर ऐसे अधिवास को कहा जाता है जहां पर पहली शर्त यहां पर भी है 75%
जनसंख्या, और दूसरा क्या है 400 व्यक्ति, यहां पर भी है जो यहां पर दिया गया है, और नगर पालिका यहां पे नगर निगम, नगर निगम, और यहां पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या, और 75% जो यहां पे है क्या है वो गैर प्राथमिक क्षेत्र में, गैर प्राथमिक क्षेत्र में। कस्बा यहां पर देखा गया तो ये क्या है नगर और गांव के बीच संलग्न जो है वो कड़ी है, क्या है गांव और नगर के बीच की संलग्न है, कड़ी है। तो यहां पर 75% जनसंख्या गैर प्राथमिक क्षेत्र में, 400, और हां यहां पर एक चीज और देखेंगे, अगर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी अगर इलाका है तो वहां पर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ताकि इसके पहले आप लोग वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग नगर के विषय में पढ़ रहे थे। इससे बड़ी इकाई अधिवासी हम लोग पढ़ते हैं, वो है महानगर। महानगर इसे कहते हैं मेट्रो सिटी। ठीक, और इसी का एक दूसरा नाम मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस, और मिलियन प्लस भी कहा जाता है। मिलियन प्लस से तात्पर्य समझ ही गए होंगे आप लोग, यहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 10 लाख से अधिक जनसंख्या अगर होगी तो उसे समाजशास्त्रियों ने महानगर का दर्जा दिया है। नेक्स्ट यहां पर हम पढ़ते हैं, महानगर से आगे बढ़ते हुए एक आता है सन नगर। ठीक, सन नगर में क्या होता है कि जब दो नगर जुड़ जाते हैं, आपस में पास पास में होते हैं, तो उन समूह उनको मिला करके सन नगर कहा जाता है। जैसे कि आपका दिल्ली और नोएडा, नोएडा यूपी का, किस में आते हैं सन नगर में आते हैं, सन नगर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यहां पर विराटनगर, विराटनगर या इसी को कहते हैं बृहत्नगर या मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस। इसी का एक अन्य नाम है मेगा सिटी, मेगा सिटी। गॉटमैन के अनुसार बताया गया कि यहां पर मेगा का नाम ही समझ गए होंगे, मेगा नाम से 50 लाख से अधिक जनसंख्या जिस अधिवास में रहती है उसे हम विराटनगर या बृहत्नगर या मेगालोपोलिस या मेगा सिटी कहते हैं। और मेगा सिटी की संख्या कितनी है 6 है। तो हम लोग यहां पर अधिवास की इकाइयों को पढ़ा बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी अधिवासी इकाई क्या है मेगा सिटी, और सबसे छोटी अधिवासी इकाई क्या है वो पल्ली। इसको यहां पर हम देख लेते हैं। अधिवास की इकाई यानी पहले आपने पढ़ा क्या पल्ली, उसके बाद गांव, उसके बाद कस्बा, उसके बाद नगर, और नगर के बाद पढ़ा आपने महानगर, और महानगर के बाद सन नगर, और सन नगर के बाद आपने पढ़ा
बृहत नगर यानी विराट नगर मेगा सिटी। तो अधिवास की ये जो सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई अधिवास की, और ये सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई। अगर आपसे पूछा जाए तो विराट नगर कहते हैं। यहां पर गांव की संख्या अगर देख लें भारत में तो 6,40,867 गांव हैं, और कस्बा देखा जाए 4,041। नगर देखा जाए तो भारत में वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार से कितने हैं? 468। इन्हीं 468 में से 53 महानगर हैं। कितने हैं? 53 महानगर हैं। जबकि 2001 में, ये 2011 के अनुसार है, 2000 में 35 था। और सन नगर ये बहुत सारे हैं। और विराट नगर यहां पर देखें तो विराट नगर जो है इन्हीं महानगरों में से, क्योंकि महानगर किसे कहते हैं? जिसमें जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। तो 10 लाख से अधिक हो, 40 लाख भी हो तब पर भी 10 लाख से अधिक है, 50 लाख हो तब पर भी अधिक है। लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों ने इसको 2 भागों में बांट दिया, यानी 50 लाख को हटा दिया, 50 लाख को अलग एक नाम दे दिया। यानी इन्हीं 53 नगरों में 6 नगर ऐसे हैं जिनको मेगा सिटी यानी विराट नगर का दर्जा दिया गया। तो कुल मिला के नगर इतने ही हैं। इन्हीं नगर 468 में 53 को महानगर भी कहा गया, और नगर भी तो कहा ही जाता है। और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उनको महानगर भी नाम दिया गया। और यहां पर 50 लाख से अधिक जनसंख्या है तो इसे विराट नगर का नाम भी दिया गया। तो दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और बारी बारी से हम लोग ये जो अधिवास हैं, पल्ली के जो भाग हैं, गांव के जो प्रकार हैं, कस्बा, नगर और महानगर कितने हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उनके नाम, और विराट नगर कितने हैं उत्तर प्रदेश में और भारत में, कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आपके हूबहू देखने को मिलेंगे, उनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हम आपके पास जल्द ही अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।